नमस्ते। राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा आयोजित आपदा प्रबंधन वेबिनार श्रृंखला के 5वें वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। इस वेबिनार में हमारे मध्य विशेष वक्ता के रूप में डॉक्टर निखिल गंगवार जी की उपस्थिति है। आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं तथा आपने आपदा प्रबंधन में पीएचडी की है। इस वेबिनार में भूकंप और बिजली प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों में समाज और स्थानीय स्वयंसेवकों की भूमिका विषय पर आपका ज्ञान और अनुभव हम सभी को प्राप्त होगा। कि हमारे आपके जहां भी हम रहते हैं वहां उस क्षेत्र में उसके आसपास क्या आपदाएं आती हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए। उसके लिए हमें आपदा की जानकारी भी होनी चाहिए और अपने आसपास के क्षेत्र की भी जानकारी होनी चाहिए। तब हम ये देख पाएंगे कि हमें इसमें तैयारी के लिए क्या चीजें करनी है। तो प्रिपेयर्डनेस के बाद आप देखिए उसमें इंसिडेंट लिखा हुआ है कि अगर आपदा फिर आ गई तो आपदा के तुरंत बाद हमारा रेस्पॉन्स और रेस्क्यू फेज शुरू होता है, जिसमें हम त्वरित कार्यवाही और बचाव का कार्य किया जाता है। इसके लिए हर एक राज्य में आपदा एसडीआरएफ, आपदा मोचन बल, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय स्तर पे एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ये इसका गठन भारत सरकार द्वारा किया गया है हमारे आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत। तो वो फोर्सेस और स्थानीय लोग मिलके ये रिस्पांस और रेस्क्यू का कार्य करते हैं। फिर हमारा रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण वाला फेज शुरू होता है, जिसमें हम ये प्रयास करते हैं कि जो आपदा आई है उससे हमने जो सीख ली है उस के अनुसार हम रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्निर्माण और पुनर्वास की कार्रवाई करें, ताकि फिर से इसी चक्र में हम न्यूनीकरण और तैयारी को मजबूत कर सकें। अंतिम उद्देश्य यही कि जो भी आपदा हमारे आसपास घटित हो रही हैं और बार बार हो रही हैं, जिनकी रिपीटिशन हो रहा है, वो कैसे कम से कम नुकसान पहुंचाए। जनहानि के मतलब सिर्फ कई आपदा ऐसा होता है जो सिर्फ हम ये देखते हैं कि उसमें धन हानि हो या संपत्ति की हानि से उसको ना देखा जाए। जनहानि भी बहुत बड़ा फैक्टर है उसका। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये कुछ मैं दिखाना चाहूंगा कि आपदा, जैसे आप लोग शायद पहले ही के लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं कि किसी भी दुर्घटना को आपदा कब कहा जाता है। तो उसका बेसिक यही है कि जब उस घटना से होने वाले जो भी नुकसान हुआ है उससे उसकी क्षति को कम करने के लिए हमारी अपनी क्षमता या समुदाय की क्षमता पूरी ना हो, हमें किसी अन्य की सहायता लेनी पड़े, अन्य लोगों की हो सकती है, फोर्सेस की हो सकती है। तो ऐसी घटना मोटे तौर पर उसको आपदा कहा जाता है। तो भारत सरकार ने कुछ आपदाएं अधिसूचित करी हैं जो पूरे देश में लागू होती हैं। जो पहले 11 हैं हमारे, जिसमें बाढ़, सूखा, अग्निकांड, ओलावृष्टि, भूकंप अथवा सुनामी, बादल फटना, कोहरा एवं शीतलहरी, चक्रवात, भूस्खलन, कीट आक्रमण, हिमस्खलन, ये 11 वो आपदाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित करी गई हैं। उसके बाद हर अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार हर प्रदेश भी अपने स्तर पे आपदाएं घोषित कर सकता है। तो उसमें क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, लखनऊ से हूँ, तो मुझे उसकी जानकारी में मैंने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश ने भी अपनी ऐसी 11 आपदाएं अधिसूचित की गई हैं, ऐसी घटनाएं जिनको आपदा में कंसीडर किया जाएगा। जैसे बेमौसम भारी वर्षा है, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, जो जैसा हम देखते हैं कि सीवर में कोई उतरा और गैस से उसकी घुटन से मृत्यु हो जाती है, बोरवेल में गिरना, मानव वन्यजीव द्वंद, डूबने से मृत्यु, और सांड एवं वनरोज या अन्य वन्य जीवों से द्वंद। ये एक मैप है जो आपको ये दर्शाता है कि पूरे देश में जो भी क्षेत्र हैं उनकी आपदा के प्रति संवेदनशीलता किस हद तक है।
जैसे जो भी हमारे इसमें हमें लाल रंग से घेरे दिख रहे हैं वो ज्यादा आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं, वहां आपदा ज्यादा घटित होती हैं। ये जनपदों को दर्शा रहा है, तो उसमें कोई भी आपदा हो सकती है, उसकी अपनी क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार वो अलग अलग भी हो सकती हैं। तो वहाँ कैसे मौसम होते हैं, क्या वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, उसके क्या प्रभाव हैं, उसके आधार पर ये बनाया गया है कि लगभग हम ये देख सकते हैं कि पूरे देश का लगभग 30 से 40% जो हिस्सा है वो आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो येलो में या पीले में दिख रहे हैं वो आपदाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, लेकिन एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो लाल घेरे में है वहां ज्यादा असर होता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जब आप जम्मू कश्मीर में देखें तो कुछ एरिया पीले में है और लगभग आधा लाल में है, तो कई बार ऐसा होता है जहां जनसंख्या बहुत कम है तो और जहां रिहायशी इलाके नहीं है, लोग नहीं रहते हैं, तो वहां वो क्षेत्र जैसे राजस्थान है, जो राजस्थान का बॉर्डर का एरिया जहाँ रेगिस्तान ज्यादा है, तो जहाँ जनसंख्या बहुत कम है तो वहाँ उतनी संवेदनशीलता भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीले में है वहां आपदा नहीं आती है, परंतु जो लाल में है वो ज्यादा संवेदनशील है। ओमकार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? मैं बस कंफर्म करना चाह रहा था। हेलो। बहुत अच्छे से आ रही सर आवाज आपकी। यस यस, ठीक है। बहुत बढ़िया से आ रही है। तो अब ये मैंने, क्योंकि हम आज वज्रपात के बारे में बात करने बैठे हैं, तो सबसे पहले मैं वज्रपात के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। तो जैसे हमने अभी देखा उस नक्शे में कि जो आपदाओं से संवेदनशील क्षेत्र थे, इलाके थे, उनके बारे में था। अब ये मैप हमारा स्पेशली लाइटनिंग या वज्रपात को ध्यान में रखते हुए दर्शाता है। तो इस मैप में जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं वो थंडरस्टॉर्म इवेंट्स कहते हैं, या वो ऐसी क्षेत्र हैं जहां वज्रपात की घटनाएं अधिकतम मात्रा में होती हैं। तो अब इसमें और आप एक बात चीज ध्यान दिया जाए तो जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया में ज्यादा पास पास ये डॉट्स लगाए गए हैं, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड का कुछ एरिया, फिर उत्तर प्रदेश में भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है, फिर बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, बंगाल में जो हमारा तटीय इलाके हैं, और कुछ सिक्किम, इतने क्षेत्र में पास पास हैं। फिर हम अगर अपने समुद्र के तटवर्ती इलाकों में देखें तो उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में काफी पास पास में ये घटनाएं हैं, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला। फिर हम जब हमारे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स की तरफ आते हैं, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, वहां कुछ कम है तुलनात्मक उसमें पूर्वी से। गुजरात, राजस्थान में कम है, पर मोटे तौर पे देखा जाए तो शायद ही देश का कोई ऐसा क्षेत्र है जो इन घटनाओं से अछूता है। ऐसा तो हो सकता है कि कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं कुछ कम है, लेकिन लगभग सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में वज्रपात की घटनाएं हो रही हैं और प्रतिवर्ष बढ़ भी रही हैं। सिर्फ वज्रपात की घटनाओं के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जनहानि और क्षति भी बढ़ रही है। क्षति से मेरा मतलब जनहानि ही नहीं है, पशु हानि भी है, या कई बार हमारी जो इंस्टॉलेशन है, जैसे मोबाइल टावर गिरना या इमारतों को क्षति पहुंचना, तो ये क्षति भी धीरे धीरे प्रतिवर्ष बढ़ती हुई देखी गई है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि वज्रपात एक ऐसे आपदा है जो ओमनी प्रेजेंट है, या मतलब सभी जगह उसका प्रेजेंस है, चाहे वो तटीय इलाके हों, चाहे पठारी क्षेत्र हो, पर्वतीय इलाके हों, सभी जगह वज्रपात से हानि भी हो रही है और वज्रपात की घटनाएं भी हो रही हैं। तो इसमें मैंने कुछ डेटा बताने का प्रयास किया है कि पिछले 5 वर्षों में औसतन लगभग उत्तर प्रदेश में ही 280 से 300 लोगों की जनहानि हमें प्रतिवर्ष हो रही है।
जो कि आंकड़ा लगभग हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। इसके लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। तो कभी कुछ क्षेत्र जहां कारगर योजनाएं चलती हैं या सफलता ज्यादा मिलती है लोगों को जागरूक करने में, तो वहां जनहानि कम हो जाती है। बट परंतु जो वज्रपात की घटनाएं हैं उनमें बढ़ोतरी है ही। लगभग देखा जाए तो प्रतिवर्ष पूरे देश में ये मैंने बेसिकली इसमें उत्तर प्रदेश पे कंसंट्रेट किया है, लेकिन आप अगर पूरे देश में डेटा देखें तो हर वर्ष 1200, 1300, पिछले साल तो 1600 लगभग इतनी जनहानि है। और इसमें धन क्षति तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जनहानि ही इतनी ज्यादा है कि वो हमें आई ओपनर का काम करे या हमें ये समझाने का उसमें हमें ये उसकी गंभीरता और संवेदनशीलता समझने के लिए जनहानि भी काफी है कि प्रतिवर्ष 1000 से ऊपर पूरे देश में हम लोगों को खो देते हैं वज्रपात के कारण। तो वज्रपात क्या होता है, मैं इसमें बहुत टेक्निकल नहीं, बहुत इसको सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा कि हम लोग देखते हैं जब मानसून के समय आसमान में बादल हैं, तो हमारे अधिकतर बादल जब आपस में उनका घर्षण होता है तो नेगेटिव चार्ज उससे उत्पन्न होता है और वो नेगेटिव चार्ज आसमान में ही रहता है और पृथ्वी हमारी उसमें पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। लेकिन ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। जब इनके बीच में कोई माध्यम मिल जाता है, जैसे हवा माध्यम नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसा माध्यम हो जाता है जिसे कंडक्टर कहते हैं, तो वो डिस्चार्ज धरती पर गिर जाता है, जिसे हम वज्रपात की घटना कहते हैं। इसके प्रमुख लक्षण ये हैं कि आकाश में जब हमें अचानक से कम ऊंचाई वाले घने काले बादल दिखें, काले बादलों के साथ बारिश होना, काले बादल चार्ज को दिखाते हैं, बिजली की चमक के साथ बादल का गरजना, तेज हवा, आसमान में काले बादल या दूर से गड़गड़ाहट सुनाई देना, तो सतर्क हो जाना चाहिए कि वज्रपात का संकेत है। एक थंब रूल भी है इसमें कि अगर आपने आसमान में बिजली चमकते हुए देखी है और उसके 10 सेकंड के भीतर आप 10 सेकंड मतलब मन में 10 की गिनती करने के बाद आपको गर्जन की आवाज सुनाई दे रही है, तो लगभग आपसे 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में वज्रपात की घटना हो रही है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। तो वज्रपात के लक्षण ये हैं कि जब आप काले बादल और आसमान में बादलों की आवाजाही ज्यादा देखें और चमक के साथ गर्जन सुने, तो हम ये मान सकते हैं कि वज्रपात का खतरा अधिक है। अब वज्रपात से जनहानि के प्रमुख कारण क्या हैं? इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ वज्रपात ही नहीं, अधिकतर हम ये देखते हैं कि कोई भी आपदा होती है तो उसमें जनहानि का प्रमुख कारण अवेयरनेस की कमी है, या कई बार ऐसा होता है कि लोगों को चेतावनी मिल भी जाती है पर वो उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। कई बार हम ऐसा भी सोच लेते हैं कि ठीक है, अभी मतलब हो सकता है कि ये चेतावनी आई पर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए जो छोटी छोटी सावधानियां बरतनी है उनको हम नजरअंदाज या इग्नोर कर देते हैं। तो वज्रपात से जनहानि का प्रमुख कारण यही है कि पूर्व चेतावनी का समुदाय तक प्रभावी तरीके से ना पहुंच पाना। मैं यहाँ आगे भी मैं स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन अभी तक हम इस पे कार्य चल रहा है मौसम विभाग द्वारा, लेकिन वज्रपात क्योंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, बादलों के साइज के अनुसार वज्रपात की कार्य देखा जाता है कि जहाँ तो एक पिन पॉइंटेड लोकेशन या ये चीज अभी तक बता पाने में सक्षम नहीं है हम कि इस पर्टिकुलर एरिया में या इस दायरे में वज्रपात होगा। वो दायरा अभी काफी बड़ा है, लगभग 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दायरे में अनुमान लगाया जाता है। तो वज्रपात की पूर्व चेतावनी का प्रभावी तरीके से नहीं पहुंच पाना एक उसके पीछे कारण है। दूसरा ये कि जैसे वज्रपात की चेतावनी हमें मिलती है मोबाइल फोन या ऐप पे या वेबसाइट पे मौसम विभाग की, तो जो हमारा ग्रामीण परिक्षेत्र से जो लोग आते हैं या जो जिनके पास टेक्नोलॉजी का बहुत एक्सेस नहीं है तुरंत, तो उन तक जिसको हम इंग्लिश में रियल टाइम कहते हैं कि उसी समय चेतावनी का पहुंचने में
हम अभी सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये बात है कि हम जितना अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति है उसको रियल टाइम में हमें सचेत करने के लिए एक तो पिन पॉइंट लोकेशन और उसको टेक्नोलॉजी से जुड़ाव, ये दो चीजों की अभी थोड़ी सी कमी है। अब इसको कवर कैसे किया जाए, कैसे हम इसमें अपनी सहायता कर सकते हैं, कैसे संघ या सेवा भारती के जो हमारी टोली है वो कैसे इस बड़े टास्क को में हेल्प कर सकती है। तो उसमें जागरूकता आती है, क्योंकि हम सभी समाज से जुड़े लोग हैं, तो जागरूकता का प्रचार प्रसार ही सबसे बड़ा अभी उपाय है जो वज्रपात से जनहानि को कम करने के लिए सबसे ज्यादा शामिल होगा। इसके लिए एक अभी 2 वर्ष पहले हम लोगों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में एक वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम चलाया था, जिसके अंतर्गत हमने पहले 3 जनपद लिए थे, प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्जापुर, जहां ज्यादा वज्रपात की घटनाएं होती थी। उनमें जनपद स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, फिर ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसका काफी पॉजिटिव इफेक्ट था कि जब लोग जागरूक हो गए तो कई बार हमें जनहानि में बहुत नगण्य तक, 0 तक हमें उसमें रिकॉर्ड मिला है कि हाँ इस वर्ष या इस महीने में जहां पहले ज्यादा जनहानि होती थी अब बहुत कम हो गई है। तो प्रमुख कारण एक तो पूर्व चेतावनी का प्रभावी तरीके से ना पहुंच पाना, मानसून के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों की अधिकता, अधिकतर धान की रुपाई या खेत के कार्य तभी होते हैं जब तब ज्यादा किसान भाई हमारे करने जाते हैं जब बारिश का समय होता है, क्योंकि आवश्यकता है ऐसी। तो हमें उन्हें भी जागरूक करना कि आप वो कार्य तो नहीं रोक सकते, वो कार्य आप करें, लेकिन जब आप देखें कि इस प्रकार का मौसम है तो आप क्या सावधानियां बरत सकते हैं वो हम उन्हें बताएं। जैसे कि खुले वाहन में मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या साइकिल का में हम बचें अधिक से, जैसे जब मौसम खराब हो रहा है तो पक्की छत के नीचे जाएं। एक बहुत प्रमुख इसमें बिंदु है कि बारिश के दौरान लोगों द्वारा पेड़ के नीचे शरण लेना। कई बार क्योंकि वज्रपात बारिश के, वर्षा के साथ ही आता है, तो लोग पानी से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, जबकि पेड़ हमारे उस कंडक्टर का कार्य करते हैं। अगर ऊंचाई वाला पेड़ है तो उसके नीचे वज्रपात होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है बजाय खुले क्षेत्र में। तो हमें पेड़ के नीचे शरण लेने से बचना, ये बताना लोगों को। पक्की छत के नीचे जाना, क्या करें क्या ना करें की स्पष्ट जानकारी नहीं होती है, इसकी वजह से भी जनहानि होती है। फिर जो हम अब मोबाइल फोन या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, दामिनी ऐप या सचेत ऐप है, मैं आगे दिखाऊंगा उसको, तो उनके बारे में जागरूकता ना होना, पशुओं का खुले मैदान में होना, जो अधिकतर हमारे मवेशी उनको चराने के लिए जब किसान जाते हैं, तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से वज्रपात से अधिक जनहानि होती है। अब ये मैंने कुछ बताने की कोशिश करी है कि वज्रपात के समय क्या सावधानियां बरतनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और हमारा दायित्व तो यही है समाज में रहते हुए कि हम अधिक से अधिक अपने उस ग्रामीण अंचल को या उन लोगों को जो बहुत अधिक शिक्षित नहीं है, ज्यादा उस समझ डेवलप नहीं कर पाए हैं, उनको हम ये सरल भाषा में समझाएं कि अगर आप बारिश के समय के खेत पे जा रहे हैं या है तो आपको छोटी छोटी क्या ध्यान दे लेना है। अगर आपको बिजली की आवाज सुनाई पड़ रही है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, मौसम थोड़ा सा साफ हो जाने दें। तो यही बिंदु है कि सबसे अतिशीघ्र किसी पक्के मकान में चले जाएं। यदि कोई पक्का मकान उपलब्ध नहीं है तो वाहन के अंदर भी शरण ले सकते हैं, और कोई किसी ऐसी जगह जिसकी छत बहुत ऊंची ना हो, जो बहुत लंबी ऊंचाई वाली इमारत ना हो। कई बार खेतों में हम देखते हैं मचान बनाई जाती है, तो निगरानी करने के लिए उस मचान पे नहीं जाया जाए, क्योंकि वज्रपात अक्सर ऊंची और लंबी इमारतों पर गिरता है। जो आपके आसपास के में सबसे ऊंचाई वाला स्थान है, वहां वज्रपात पहले हिट करेगा। जैसे टेलीफोन के खंभे हैं, टिन की छत या पेड़। धातु से बने जो कृषि यंत्र हैं, जैसे कुल्हाड़ी, कुदाल, फावड़ा, इसको थोड़ा अपने से दूर रखा जाए।
दूसरा भी यही धातु की संरचनाओं, क्योंकि धातु एक तड़ित चालक का कार्य करती है। जैसे छाता है, तो अगर कुछ छाते ऐसे आते हैं जिनमें लोहे की ऊपर नोक निकली हुई होती है, वो वज्रपात के लिए काफी खतरनाक है। पानी से दूर रहना चाहिए, पानी भी वज्रपात को आकर्षित करता है। जैसे तालाब और पोखर झील में है, आप तैरने को लोग गए हैं तो उनको, या अपने मवेशियों को नहलाने गए हैं तो बाहर आ जाएं। इस प्रकार की हम जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। तो क्या नहीं करना चाहिए कि जब ऐसा होता है कि बिजली की आवाज सुनाई दी तो हम ऊंचे स्थान पर चले गए, तो वो नहीं करना है। पेड़ के नीचे नहीं जाना है, जमीन पर सपाट नहीं लेटना है। ये अभी मैंने एक फोटो दिखाई थी, ये जिसमें अपनी एड़ियों को जोड़कर और कान को बंद कर कर इस प्रकार से उकड़ू बैठने से वज्रपात के लिए आप आकर्षण को कम करते हैं, कि आप की तरफ वज्रपात आकर्षित नहीं होगा, या बहुत कम उसके चांसेस हो जाते हैं। दूर दूर खड़े होना चाहिए, समूह में नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की भी अपनी एक ऊर्जा है। वो अगर हम कई सारे लोग एक साथ होते हैं तो हम वज्रपात की घटना होने के ज्यादा चांसेस बढ़ा देते हैं। खेत खलियाने में जो लोग काम कर रहे हैं, वो मैंने बताया कि अपनी एड़ियों को सटा लें, और जिस तरह से दिखाया उकड़ू बैठने के लिए काम कर रहे हैं। जमीन पर नहीं लेटना चाहिए, जमीन पर लेटने से आप अर्थिंग का काम कर देते हैं, और ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आप वज्रपात के शिकार हो सकते हैं। यात्रा करते समय, जैसे आप पानी से हैं, नाव वगैरह से हैं, तो ज्यादा से जल्दी बाहर निकला जाए, बिजली के खंभों से दूर रहा जाए। और अगर आप साइकिल या मोटरसाइकिल या खुले वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो उतरकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, पक्की छत के नीचे शरण लें। एक प्राथमिक उपचार के बारे में भी मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे बताना चाह रहा था कि ये भ्रांति है कि अगर किसी के ऊपर वज्रपात हुआ है किसी व्यक्ति पे, तो उसमें करंट दौड़ने लगेगा। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक भ्रांति है हम अपने ही लोगों के बीच में। उस व्यक्ति में करंट नहीं दौड़ रहा होता है, वज्रपात से उसके नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। जब किसी व्यक्ति पे इतना हाई करंट उसके ऊपर गया, तो या तो उसका शरीर जल जाएगा, जिसको डीप बर्न कहते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो उसको उस प्रकार माना जाए कि व्यक्ति बहुत बुरी तरह से जल गया है। या उसके ऊपर जैसे हार्ट अटैक का भी काफी खतरा बढ़ जाता है। तो हमें ये बताने की जरूरत है कि अगर आपके साथ में, आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है जिसको आपको लगता है कि ये वज्रपात की वजह से इसको चोट पहुंची है, तो उसको पकड़ना आपके लिए खतरनाक नहीं है। आपके शरीर में बिजली का आवेश नहीं होगा, उसको छुएं, उसकी मदद करें। उसको सीपीआर दिया जाना, अगर आप सीपीआर देने में सक्षम हैं तो जरूर देना चाहिए। सीपीआर दिया जाना भी बहुत कठिन नहीं है, उसकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे उपलब्ध हैं। और अगर आप किसी प्राथमिक चिकित्सालय में किसी कंपाउंडर या किसी भी एक नर्स से पूछेंगे जो मेडिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, वो आपको सीपीआर देना आराम से सिखा सकता है। सीपीआर देना से कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे जीवन में कभी ऐसा मौका हुआ कि एक व्यक्ति को सीपीआर दे के आपने एक व्यक्ति की भी जान बचा ली, तो आपका सीपीआर सीखना सफल हो जाएगा। तो वज्रपात से जो व्यक्ति घायल है, तो उसके शरीर को देखें कि उसकी सांस तो नहीं टूटी, अगर सांस है उसमें तो उसको सीपीआर दिया जाए। कोई हड्डी तो नहीं टूटी, रोशनी अगर उसकी आंखों में है, वो देख पा रहा है कि नहीं, सुन पा रहा है कि नहीं, जला हुआ है कहीं बहुत ज्यादा, तो उस पे साफ पानी या ताजा पानी लगाएं, और मतलब उसको अधिक जल्दी से जल्दी चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था करें। उसको छूने से बचे नहीं, ये एक मुख्य बात है। जो मैं अभी ऐप बता रहा था, ये मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपने मोबाइल में ये ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें। ये 2 ऐप है, एक मौसम विभाग का ऐप है दामिनी क्योंकि वज्रपात का ही एक दूसरा पर्यायवाची है। तो दामिनी ऐप क्या करता है, जब आप इसमें रजिस्टर कर लेंगे, ये गूगल लाइव स्टोर और उस पे सभी पे उपलब्ध है,
अगर आप इस पे रजिस्टर करते हैं तो ये आपकी मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करता है, और आपके आसपास ये जैसे देखिए इसमें दो घेरे बने हुए हैं, जैसे ये मुंबई का ही दिखा रहा है कि अगर आप पहला घेरा 10 किलोमीटर का है, दूसरा घेरा 20 किलोमीटर का है, तो आपके आसपास वज्रपात की क्या क्या घटनाएं हो रही हैं या हैं वो ट्रैक करके ये आपको बता रहा है, और कितने समय में भी हो रही है। जैसे ये पीले रंग में है तो 0 से 5 मिनट हो गया। तो ये दामिनी ऐप आपको जैसे आपके मोबाइल में है, आप कहीं यात्रा भी कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह है जहाँ पक्की छत नहीं है या आपको मौसम खराब मिलता है, तो आप ये देख सकते हैं इसमें कि क्या वज्रपात की घटनाएं हो रही हैं आसपास, या फिर सिर्फ पानी बरस रहा है, वज्रपात की घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो ये आपको इससे पता चलेगा, और इससे फिर आप अपने आसपास और लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। तो इसमें इस दामिनी में अभी मैंने बातें बताई, डूज एंड डोंट्स, इस तरह की भी सभी इंस्ट्रक्शन है इसमें, ये हिंदी में भी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको वज्रपात से बचने के लिए, वज्रपात के समय, वज्रपात के दौरान आप किस बाहर हैं तो क्या करना है, घर पे हैं तो क्या करना है, ये सभी बातें इस ऐप में भी उपलब्ध है। ऐसे ही दूसरा ऐप है, ये भारत सरकार का ये भी ऐप है, इस सचेत के नाम से ये ऐप है, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एनडीएमए ने इसको विकसित किया है। ये सिर्फ वज्रपात के लिए नहीं है, किसी भी आपदा के लिए है। अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेते हैं, उसके एक बार रजिस्टर करने के बाद आप देश में किसी भी कोने पे हैं, उस जगह अगर यदि कोई आपदा की वार्निंग है, कोई पूर्व चेतावनी है, तो वो आपके फोन में अपने आप मैसेज से आ जाएगी। ये कार्य करता है मौसम विभाग द्वारा जारी की गई पूर्व चेतावनियों के ही ऊपर कि यदि आप उस क्षेत्र में मौसम विभाग ने कोई भी वार्निंग इशू करी है, तो वो ये आपके फोन में देगा। ये मैंने कई बार देखा, जैसे अभी पिछले हफ्ते ही मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में गया था, मैं शिलोंग और गुवाहाटी में था, तो वहाँ क्योंकि मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है, मैंने भी ये देखा, जैसे मैं चेरापूंजी गया था तो वहां तो हर 10-15 मिनट में मौसम बदल जाता है। फिर भी अभी जैसे सुबह धूप है, 6 बजे धूप है और 7-8 बजे बहुत तेज बारिश है, बहुत बादल हैं। पर ये ऐप मुझे वहां काफी इससे सहूलियत रही, क्योंकि ये बहुत रियल टाइम में मुझे बताने मैसेजेस आ रहे थे कि अगले 2 घंटे में क्या होगा, अगले 3 घंटे में क्या होगा, क्या संभावना है मौसम की। तो आप खुद भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने आसपास भी लोगों को बता सकते हैं। तो ये 2 दामिनी और सचेत मोबाइल ऐप हैं जिनके बारे में मैं बताया मैंने। मेरा अनुरोध है कि सभी लोग इसको इंस्टॉल करें। ये एक छोटा सा पोस्टर है, ये ओमकार जी, मैं ये प्रेजेंटेशन आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, तो आप सभी लोगों से इसको शेयर भी कर लेंगे। जी तो जी। ये वज्रपात का पोस्टर है जिसमें क्या करें क्या ना करें लिखा हुआ है। एक बात मैं पिछले कुछ समय से जब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, कि आपदा प्रबंधन का कार्य बहुत ही जटिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको करने के लिए आपको बहुत कोई स्पेशल इंजीनियरिंग करनी है या बहुत कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे आपके बीच की सामाजिक परिस्थितियों का विषय है और हमारी जागरूकता के ऊपर इस आपदा प्रबंधन की सफलता और विफलता निर्भर करती है कि हम खुद कितने जागरूक हैं और हम अपने आसपास समाज को कितना जागरूक करते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं जहां भी कभी किसी से बात करने का इस विषय पर मौका मिलता है कि हम सभी घर में रहते हैं और हमारे घरों में किचन हमारा सबसे डेंजरस पार्ट है, एरिया है, जहाँ गैस भी है, जहाँ हम हीटर भी जलाते हैं या कोई माइक्रोवेव भी है, फ्रिज भी है, बिजली के इतने उपकरण भी हैं और आग की भी सारी व्यवस्था वहां है। तब भी कई बार हम में से बहुत कम लोग होंगे जिनके घर में फायर एक्सटिंग्विशर होगा, जो एक छोटी सी वो बॉटल आती है जो घरेलू उपयोग के लिए तो बहुत महंगी भी नहीं होती, तो पर क्योंकि हम उस तरफ सोच नहीं रहे होते हैं इसलिए हमारे पास वो नहीं होता है। तो
यही बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जागरूकता और हमारी सोच में परिवर्तन ही आपदा प्रबंधन में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उन सभी का प्रयास यही है कि इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, क्योंकि यही छोटी बातें फिर इकट्ठी हो के कई बार ऐसा होता है कि हम, जब मैं आज बता रहा हूं कि हाँ पूरे देश में 1000 से ज्यादा लोगों की जनहानि सिर्फ वज्रपात से हो रही है, तो वो 1000 की संख्या कैसे धीरे धीरे कम होगी, वो तभी हो सकता है जब हम अपने आसपास के 2-3 लोगों को छोटी सी बात बता दें कि भाई बिजली गिरने का ये संकेत है, आप अभी खेत में मत जाइए, आप देख लीजिए। तो यही बातें मैंने बताने का प्रयास किया है। हमारा दूसरा विषय है भूकंप। तो मैं, मेरी स्लाइड दिख रही है, मैं आगे बढ़ूं? जी जी दिख रही है। निखिल जी, थोड़ा भूकंप का विषय 15 मिनट में ये कर हाँ, दीजिए। मैंने डिजाइन ही इसी हिसाब से किया था जी, जी। प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगना था, इसमें कम लगना था। ओके। क्योंकि भूकंप के बारे में मैं बस 2 ही मुख्य चीजें बताना चाह रहा था कि एक तो जो अभी आप मैप देख रहे हैं, भूकंप का होना एक पूरी तरह से प्राकृतिक घटना है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स धरती के नीचे हैं उनके टकराव के कारण भूकंप की स्थिति पैदा होती है। अब इसके हिसाब से हमारे पूरे देश को हमने पहले 5 भागों में बांटा था, 1 2 3 4 5। अब जोन 1 खत्म कर दिया गया है। अभी एकदम लेटेस्ट जो चर्चाओं में है, मेरे पास उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं आया, इसलिए नहीं डाला, कि जोन 6 भी बना दिया गया है शायद, पर अभी तक हम जोन 5 की ही बात करते हैं। कि 5 जोन्स में 5 अलग अलग कैटेगरी में पूरे देश को बांटा गया है कि कौन सा क्षेत्र जिसमें 5 जोन 5 जो है वो सबसे ज्यादा भूकंप से संवेदनशील है, जो कि मुख्यतः हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। जो जैसे हम देख रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य हैं, या पंजाब, उत्तराखंड और नेपाल के पास का क्षेत्र जो ज्यादा भूकंप से संवेदनशील है, वो जोन 5 है। फिर जोन 4 है, जोन 3 है, जोन 2 है। मेरा हम सभी का प्रयास ये होना चाहिए कि जैसे हम कहीं भी अपने आगे जब ये हम आपदा प्रबंधन की बात करें तो लोगों को ये जरूर बताएं कि आप ये जरूर जान लीजिए कि आप किस जोन में हैं। आप पूरे देश को मत जानिए, आप सिर्फ अपने आस पास के जोन को जान लीजिए कि आप किस जोन में हैं, तो भी बहुत कारगर रहेगा। तो ये जोन के अकॉर्डिंग, जैसे आप दाहिनी तरफ देखें तो अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड स्केल कि किस जोन में कितनी तीव्रता का भूकंप आता है। जैसे 8 की तीव्रता है तो बहुत अधिक है, उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है। 7 की तीव्रता है तो कुछ सीरियस डैमेज होता है। हम लोग ज्यादातर जो अभी पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली एनसीआर के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, वो 5 और 6 के बीच में रहे हैं। तो एक उसमें थ्योरी ये भी है कि ये शायद प्री ट्रेमर्स हो सकते हैं, किसी एक बड़े भूकंप से पहले की चेतावनी भी हो सकती है। तो उसके लिए की तैयारी भी लोगों को करनी है। तो जैसे 5 तक का भूकंप हमें महसूस होता है, हम उसमें देखते हैं कि पंखे हिल रहे हैं या कुछ सामान गिर जाता है, हमें महसूस होता है कि धरती हिल रही है। तो ये जोन के अकॉर्डिंग मैं ये बताना चाह रहा था कि आप अपना जोन जान लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कितने खतरे की कितने स्तर पे हैं। तो इसी के हिसाब से मैंने ये जो अभी मैंने बात कही कि जोन 2 है तो महसूस कर सकते हैं आप, बर्तन टूट जाते हैं, कुछ फर्नीचर हिल जाता है, इसकी तीव्रता कम होती है। फिर 3 में है तो कुछ ज्यादा हो जाता है। आप देखते हैं कि वाहनों में झटके महसूस हो जाते हैं, हिलने लगते हैं वाहन। जोन 4 है तो फर्नीचर गिर सकता है, या एसी वगैरह लगे होते हैं वो गिर जाते हैं, इमारतें हिलने लगती हैं, फायर अलार्म भी बज जाते हैं। फिर जोन 5 में जो ऐसे हमारी बिल्डिंग्स हैं जो कमजोर हैं, वो गिरने की भी काफी घटनाएं होती हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र में घर बना है तो उसके नीचे की जमीन जो है या मिट्टी है वो फेल हो गई, उसके फेलियर से जब हमारी बिल्डिंग की नींव फेल हो जाती है तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। अब भूकंप से पूर्व तैयारी के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने कहा कि ये तो टेक्निकल चीज हो गई कि कैसे आता है, और टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी ये तो पूरी तरह से टेक्निकल है। हमें उसमें समाज के दृष्टिकोण से क्या करना है
तो एक तो ये कि जैसे मैंने बताया कि आप ये जान लीजिए कि आप भूकंप के कितने संवेदनशील क्षेत्र में हैं, उस पर ये निर्भर करेगा कि आपको क्या कार्य करना है। जैसे हमने पहला पॉइंट मैंने दिया कि पारिवारिक भूकंप योजना बनाएं। तो जो जोन 5 और जोन 4 के लोग हैं वो ये जान लें कि हाँ, हो सकता है कि 2-5 साल में कभी एक बार आपको भूकंप का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। जब आपको पता ही है कि आने वाला आ सकता है हमारे क्षेत्र में भूकंप, तो आपको पूर्व तैयारी पहले करनी है। जैसे कई बार यह है कि अब भूकंप हुआ, बिल्डिंग हिल रही है, तो परिवार के कुछ लोग कहीं भाग रहे हैं, कुछ कहीं भाग रहे हैं। तो आप पहले से ये तय करें कि अगर हमें दोबारा मिलना है तो कहाँ मिलना है, क्योंकि ये तय मानिए कि अगर भूकंप जैसे जोन 4 जोन 5 में 6-7 की तीव्रता का भूकंप आता है, तो फिर मोबाइल टावर या टेलीफोन लाइन ये कुछ समय के लिए, या बिजली है, ये कुछ समय के लिए पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इनको वापस से काम करने में समय लगेगा। तो आप पहले से तय रखें कि हम अगर इस परिस्थिति में हैं तो हमें फिर आगे कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, या जिसको हम कहते हैं कि हमारा वो असेंबली पॉइंट कौन सा होगा, उसको इंग्लिश में असेंबली पॉइंट कहते हैं। तो एक तो ये, फिर आपके अपने कमरे में, अपने घर में कौन से सुरक्षित स्थान हो सकते हैं। जैसे कोई टेबल है, खाने की टेबल है, मजबूत टेबल है, उसके नीचे, उसके या दीवार, उसको दीवार के सामने आप रखें, ताकि मतलब ऊपर से अगर छत गिरती है तो आप बच सकें। आप खतरनाक स्थानों को जाने, जैसे कोई लटकी हुई तस्वीर है, शीशे, खिड़कियां हैं, शीशा है, ये सब असुरक्षित माने जाते हैं। जिसको इंग्लिश में कहा जाता है विच इज नॉट एंकर्ड, जो बंधा हुआ नहीं है वो भूकंप में गिर सकता है। तो जैसे अगर ये एक कमरे में माना जाए कि हमारा बेड रखा हुआ है, तो बेड के साइड की जो अलमारी है वो गिर सकती है, क्योंकि अलमारी ऊंचा वो है, स्ट्रक्चर है, और बंधा हुआ भी नहीं है, तो लोहे की अलमारी गिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप उसके पास ना खड़े हो। तो आप ये उसकी भूकंप से में अपने क्षेत्र, अपने घर की एक मुआयना करें कि हाँ, हमारे यहाँ क्या सुरक्षित चीज है, क्या लूज सामान है जिसको हम हटा सकते हैं। या कई बार हम ऊपर टाड़ पे, या जिसको दुछत्ती भी कहते हैं, कि दो स्लैब पड़ी है, ऊपर अलमारी की स्पेस पे सामान रख देते हैं, वो गिर के नीचे आ जाता है। तो ये छोटी बात है, उससे संभला जाए। आपातकालीन फोन नंबरों की सूची जरूर बना के रखें, क्योंकि तुरंत सहायता के लिए आपको उनकी आवश्यकता पड़ेगी। ये अपने मन में भी ये अंदाजा लगा के रखें कि अगर हम ज्यादा तीव्रता के भूकंप में हैं, तो हम अपने परिवारजनों से बिछड़ने के बाद सहायता के लिए किसे फोन करेंगे। तो हो सकता है फोन लगे भी ना, हो सकता है फोन लाइन भी डैमेज हो, तो फिर हमें किसके पास जाना है, ये पहले से सोच के रखने की चीज है। जो आपके घर में अगर गैस की लाइन है, बिजली है, तो उसको बंद कहाँ से करना है ये पहले से जाने। बिजली के उपकरण, पाइपलाइन गिरने, या गीजर है जैसे बाथरूम में, तो वो गिरने की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ है, उनको अलमारियों में से ऐसी जगह रखें कि वो भूकंप के समय उससे आग ना लगे। आपातकालीन भोजन और आपूर्ति किट भी बनाई जा सकती है, अगर जैसे आप जोन 5 में, या आप भूकंप के एकदम ऐसे क्षेत्र में जहां अधिक मात्रा में भूकंप की चांसेस हैं, तो आप एक छोटी किट भी बना सकते हैं, जिसमें कुछ दवाई, टॉर्च और पानी, इस तरह की चीजें रख सकते हैं। क्योंकि भूकंप, जब बिल्डिंग गिरती है तो भूकंप के साथ साथ उसमें एक नई आपदा जनरेट होती है, जिसको हम लोग बिल्डिंग कोलैप्स या भवन को गिरने की वजह से, मलबे की वजह से जो आपदा आती है, मलबे में लोगों को दबने से, तो उस समय धुआं और धूल बहुत ज्यादा होती है। तो उससे बचने के लिए आपके पास टॉर्च और इस प्रकार की चीजें हो। अच्छा, भूकंप के समय क्या करना है? एक तो ये है कि भूकंप के समय आप खिड़की और दरवाजों से दूर रहें। अपने सिर और शरीर को गिरने वाली वस्तुओं से बचा के रखें। अगर आप अपने व्यवसाय की इमारत में हैं, जैसे काम की जगह पे हैं, तो बाहर निकलने के रास्तों के बारे में जरूर जानें, अभ्यास
जो पहले आपने किया वो यहाँ काम आएगा। कवर लें और बार बार इधर उधर हिले नहीं, एक जगह से दूसरी जगह कई बार जाने में ज्यादा, क्योंकि बिल्डिंग तो हिल रही है तो आपके गिरने की ज्यादा संभावना है। भूकंप के बाद ये कुछ पॉइंट हैं जहां हम समाज के लिए सहायता करने के लिए सेवा भारती या कोई भी स्वयं सेवक ये काम में के लिए ये बिंदु काम के हैं कि भूकंप के बाद आप लोगों को ये देखें कि चोटों की जांच करें कि कहाँ कौन गंभीर रूप से घायल है, उनको प्राथमिक चिकित्सा चाहिए है। ज्यादा जो यदि कोई घायल व्यक्ति तो उसको उठाना तुरंत नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसकी कहीं हड्डी टूटी हुई है या उसको क्या चोट लगी है, तो उसको धीरज से देखा जाए। प्राथमिक चिकित्सा यदि आप देने की स्थिति में हैं तो जरूर दें। तत्काल टेलीफोन का उपयोग ना करें, एक ये भी बिंदु है, क्योंकि फोन लाइन जाम हो चुकी हो जाएंगी उस समय सभी लोग एक दूसरे को फोन कर रहे होंगे, या तो खराब हो चुकी होती है या जाम हो चुकी होती है। तो आप पहले स्थिति की गंभीरता समझें, उसके अनुसार अपना रिएक्ट करें। कुछ और अन्य खतरे भी होते हैं, जैसे भूकंप के बाद जो हो सकते हैं कि आग लग सकती है, रासायनिक फैलने या जहरीला धुआं उत्पन्न हो सकता है। उसको देखें कि कहीं कोई गैस लाइन तो नहीं, अगर वो बंद हो सकती है तो बंद की जाए। भोजन और पानी की आपूर्ति की जांच करें। माचिस या लाइटर या मोमबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब भूकंप आता है और हमारी धरती में दरार पड़ती है तो उससे गैसेस का रिसाव होता है, तो वो ज्वलनशील गैसेस हैं जिसकी वजह से आग लगने का बहुत खतरा होता है। यदि संभव हो तो आप रेडियो पे और समाचार सुने और ये जानने की कोशिश करें कि आपके आसपास क्या स्थिति बनी है, लोग कितने घायल हैं। अपने वाहन का उपयोग भी कम करें, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा झटके भी आते हैं भूकंप के, उसको पोस्ट ट्रेमर्स कहते हैं, कि एक बार भूकंप झटका होने के बाद दोबारा भी आफ्टर शॉक्स के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इसमें खुले स्थान पे जाना एक सबसे प्राइमरी चीज है कि आप खुले स्थान पे जाएं, इमारतों से दूर जाएं और ऐसी जगहों पर जाएं जहां जिसके आसपास ऐसे खंबे या इस तरह का खतरा ना हो, जो बिजली की लाइन ना हो, ताकि अगर आफ्टर शॉक्स में वो गिरते हैं तो आप उससे क्षति ना पहुंचे। तो ये कुछ प्रयास मैंने किया है, कुछ मुख्य मुख्य बातें बता के जो वज्रपात और भूकंप के बारे में। मेरा एक बिंदु जो मैं शुरुआत से सबसे पहले मैंने बताने का प्रयास किया था वो ये था कि कोई भी आपदा के लिए हम उसमें जनहानि या उससे क्षति या समाज को होने वाली उससे नुकसान को बचाने के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है हमारा। खुद जागरूक रहना और लोगों को जागरूक करना। जागरूकता 2-3 तरह से हो सकती है। आप जो सोशल मीडिया, इंटरनेट पे ये जो चीजें उपलब्ध हैं पढ़ने की, या जो ऐप बताए जा रहे हैं, या ये वेबिनार सीरीज है, तो इसको सिर्फ 1 घंटा हम बैठे हैं और हमने बात करी और फिर हम आगे बढ़ गए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो यही सोच लें कि क्या मैं भूकंप या वज्रपात के क्षेत्र में तो नहीं जा रहा हूँ, लाओ गूगल खोल के देख ही लेता हूँ। अब तो हमारे पास एक ऐसा साधन है कि जिसमें जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो हम इस तरह का अप्रोच, अगर इस तरह की हम अपनी इस प्रकार की अगर हम सोच रखेंगे कि हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना और लोगों को पहुंच देना, तो हम आपदा के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं और आपदा से जो होने वाली क्षति है, जनहानि है, उसको भी कम कर सकते हैं। तो मेरा विषय यहीं तक था। मैंने जो प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूं मैं अपनी बात आप सब तक पहुंचा पाया हूं। ये प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे ओमकार जी से, और आप लोग भी इसको आगे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि उन्हें एक तो क्या छोटी छोटी सावधानियां रखनी है और अगर जानकारी प्राप्त करनी तो कहाँ से करनी है। तो मेरा विषय यहीं तक था। ओमकार जी धन्यवाद। निखिल जी, बहुत अच्छा हुआ आपका सत्र। हम लोग औपचारिक रूप पे ये सत्र खत्म हुआ ऐसा अनाउंस करते हैं। धन्यवाद। अगले महीने फिर मिलेंगे।